हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनिल अरोरा, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, डूंगर कॉलेज बीकानेर से। आज हम इस वीडियो में फैक्टर्स अफेक्टिंग प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन, पादप वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पूर्व के वीडियो में हमने कॉन्टिन्यूअस और डिसकॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ा था, अर्थात सतत और असतत वितरण के बारे में पढ़ा था कि हमारी अर्थ पर, हमारी पृथ्वी पर पादप किस प्रकार से वितरित रहते हैं, उनका असतत और सतत वितरण किस प्रकार होता है, वो हमने पूर्व के जो हमारे वीडियो थे उसमें हमने डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो में उस सतत और असतत जो पादपों का वितरण है उसको कौन कौन से कारक प्रभावित कर सकते हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न में चेंज अर्थात जो वितरण है वो किस प्रकार प्रभावित हो सकता है बाय सीजन, ऋतु के द्वारा। बिल्कुल स्पष्ट है कि जब सीजन चेंज होता है तो पादपों का डिस्ट्रीब्यूशन भी परिवर्तित हो सकता है। डिस्ट्रीब्यूशन बाय ह्यूमंस मानव जाति पादपों के डिस्ट्रीब्यूशन को प्रभावित कर सकती है। विभिन्न मानव क्रियाकलापों से पादप डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो प्रभावित हो सकता है। मानव किसी स्थान पर अगर मान लीजिए कि बहुत अधिक फैक्ट्रियां लगा देता है, अर्बेनाइजेशन अगर वहाँ पर कर देता है, एग्रीकल्चर अगर वहाँ पर स्थापित कर देता है, तो पादप जो है उनका वितरण पूर्व से कैसा हो जाता है, भिन्न हो जाता है। तो मानवीय जो क्रियाकलाप हैं वो भी पादप वितरण को जो है वो प्रभावित करते हैं। इन रिस्पॉन्स टू अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज, स्रोत कितने उपलब्ध हैं, जल कितना उपलब्ध है, पादपों को वायु किस प्रकार की उपलब्ध है, पादपों को जलवायु किस प्रकार की उपलब्ध है, वितरण उस पर भी निर्भर करता है। उसमें परिवर्तन हो जाने से जो पादपों का वितरण है वो भी प्रभावित होता है। इसके अलावा अदर एबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर्स भी इसको प्रभावित करते हैं। दूसरे अजैविक और जैविक कारक भी पादप वितरण को प्रभावित करते हैं। इसे हम जो एबायोटिक प्रकार के जो कारक वो कैसे प्रभावित करते हैं उसको हम एक उदाहरण के द्वारा यहाँ पर स्पष्ट समझ सकते हैं कि जो शुष्क क्षेत्र होते हैं, जो ड्रायर रीजन होते हैं, वेयर मोस्ट इंडिविजुअल्स ऑफ ए स्पीसीज विल गैदर अराउंड वाटर सोर्सेज फॉर्मिंग ए क्लम्प डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हम उदाहरण के लिए देखें तो जो शुष्क क्षेत्र होते हैं वहाँ पर पानी की कमी होती है। उदाहरण के लिए हम रेगिस्तान ले लेते हैं। डेजर्ट में किसी किसी स्थान पर छोटे छोटे जल स्रोत पाए जाते हैं। तो इस प्रकार असतत रूप से जो वितरित जल स्रोत होते हैं, पादप प्राय उन जल स्रोतों के नज़दीक ही दिखाई देते हैं, उनके आसपास दिखाई देते हैं। वहाँ पर आयसस बन जाते हैं, वहाँ पर नखलिस्तान बन जाते हैं। तो जल की उपस्थिति किसी भी शुष्क क्षेत्र में कि जल कहाँ पर उपस्थित है वहाँ पर ही पादप वितरित होंगे। तो इस प्रकार एबायोटिक फैक्टर का ये एक उदाहरण के रूप में हम इसको समझ सकते हैं कि वो किस प्रकार से पादप वितरण को प्रभावित कर सकता है। मेराइन लाइफ हैज़ बिकम लार्जली अफेक्टेड बाय इंक्रीजिंग इफेक्ट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट चेंज। जो समुद्री जीवन जो होता है, ओशियंस की जो लाइफ होती है, वो जलवायु में परिवर्तित होने पर बहुत जल्दी और तेजी से प्रभावित होती है। ए स्टडी शोज दैट एज द ओशियंस टेम्परेचर राइजेज, स्पीसीज आर बिगिन टू ट्रेवल इनटू द कोल्ड एंड हार्श आर्कटिक वाटर्स। एक अध्ययन में यह देखा गया है कि अगर समुद्रों के जल का अगर तापमान बढ़ता है, अगर वहाँ का टेम्परेचर अगर इंक्रीज होता है, तो जो जातियाँ हैं वो किस ओर मूव करना शुरू कर देती हैं, ठंडे जल की ओर। ठंडा जल हमें कहाँ मिलता है, आर्कटिक एंटार्कटिक क्षेत्रों के अंदर। तो इस अध्ययन में यह देखा गया है कि जो जातियाँ हैं वो ठंडे और आर्कटिक क्षेत्रों की ओर मूव करना प्रारंभ कर देती है। तो इस प्रकार अगर जलवायु में परिवर्तन होता है तो समुद्री जीवन में भी पादपों के वितरण जो है वो कैसा हो जाता है, प्रभावित हो जाता है। जहाँ एक हम देखते हैं कि चाहे जल हो चाहे स्थल हो, जो पादप होते हैं उनको अपनी ग्रोथ के लिए निश्चित प्रकार की एनवायरनमेंट, पर्यावरण की आवश्यकता होती है। अगर उसमें परिवर्तन होता है तो पादप प्राय अनुकूल वातावरण की ओर जो है वो स्थापित हो जाते हैं, प्रतिस्थापित हो जाते हैं, मूव कर जाते हैं, स्थानांतरित हो जाते हैं। अब हम एक एक करके थोड़ा सा देखते हैं कि एबायोटिक
और बायोटिक फैक्टर्स कौन कौन से हैं। पहले एबायोटिक फैक्टर लेंगे, उनको देखेंगे कि वो कौन कौन से फैक्टर हैं, फिर वो कैसे प्रभावित कर सकते हैं, उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अजैविक कारक, देर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ एबायोटिक फैक्टर। यहाँ पर 3 मुख्य प्रकार के अजैविक कारक हैं। नंबर 1 क्लाइमेटिक फैक्टर्स, नंबर 1 जलवायुवीय कारक। इनमें कौन कौन से हो सकते हैं? सनलाइट, सूर्य का प्रकाश, प्रेसिपिटेशन, वर्षण, ह्यूमिडिटी, आर्द्रता, टेम्परेचर, तापमान, और सैलिनिटी, और या भूमि की हम कह सकते हैं जो खारापन होता है, जो सैलिनिटी होती है, वो भी पादप वितरण को प्रभावित करती है। एडाफिक फैक्टर, ये दूसरे नंबर पर हम देखते हैं कि मृदीय कारक होते हैं, वो भी अजैविक कारक हैं। वो किस प्रकार प्रभावित कर सकते हैं? द कोर्सनेस ऑफ द सॉयल, सॉयल की स्थूलता, अर्थात सॉयल मोटी है, पतली है, महीन है, किस प्रकार की सॉयल, जहाँ पादप उपस्थित हैं वो वहाँ पर किस प्रकार की मृदा है, ये भी पादप वितरण को प्रभावित करती है। लोकल जियोलॉजी, वहाँ का जो भू विज्ञान है वो किस प्रकार का है, उसमें अगर किसी प्रकार का कोई परिवर्तन है तो वो भी पादप वितरण को प्रभावित करता है। सॉइल पीएच, मृदा की पीएच, ये भी पादप वितरण को प्रभावित करती है। और मृदा में वायु की उपस्थिति, मृदा में कितना एरिएशन है, मृदा के अंदर कितनी वायु उपस्थित रह सकती है, कि मृदा के कण आपस में सटे हुए हैं या मृदा के कण एक दूसरे से दूर दूर हैं। ये मृदा के प्रकार पर भी निर्भर करता है कि मृदा किस प्रकार की है, कोर्स है या महीन है, तो किस प्रकार की मृदा वहाँ पर उपस्थित है। ये एडाफिक फैक्टर भी पादप वितरण को प्रभावित करते हैं। अजैविक कारकों में तीसरे प्रकार के जो फैक्टर हैं उन्हें हम टोपोग्राफिक फैक्टर कहते हैं, उन्हें हम स्थलाकृतिक कारक भी कहते हैं। इनमें क्या क्या सम्मिलित होते हैं? इनमें लार्ज लैंड पार्ट सच एज डेजर्ट, लंबे चौड़े स्थलीय भाग होते हैं, जैसे डेजर्ट्स, रेगिस्तान हो सकते हैं। हाई माउंटेन्स, फॉर एग्जांपल हिमालयाज, ऊंचे ऊंचे पर्वत हो सकते हैं जैसे हिमालय है। डीप ओशंस हो सकते हैं, गहरे समुद्र हो सकते हैं। तो इस प्रकार एबायोटिक फैक्टर्स, क्लाइमेटिक फैक्टर्स, एडाफिक फैक्टर्स और टोपोग्राफिक फैक्टर्स, जलवायुवीय कारक, मृदीय कारक और स्थलाकृतिक कारक जो होते हैं वो मिलकर के पादप वितरण को प्रभावित कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि ये कारक किस प्रकार से पादपों के वितरण को प्रभावित कर सकते हैं, अर्थात पादपों में ये क्या परिवर्तन ला सकते हैं जिसके कारण पादपों का वितरण जो है वो प्रभावित होता है। आउटलाइन द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट स्पीसीज इंक्लूडिंग टेम्परेचर, वाटर, लाइट, सॉइल, पीएच, सैलिनिटी एंड मिनरल न्यूट्रिएंट्स। हम इनमें देखते हैं कि कौन कौन से जो कारक हैं जो प्रभावित पादप वितरण को प्रभावित करते हैं, जैसे तापमान है, जैसे जल है, जैसे प्रकाश है, मृदा की पीएच है, मृदा की जो हम कहते हैं कि खारापन है, मृदा के अंदर उपस्थित मिनरल न्यूट्रिएंट्स हैं, मृदा के जो खनिज पोषक तत्व हैं वो किस प्रकार से इसको प्रभावित करते हैं, उन्हें हम देख लेते हैं। सबसे पहले जैसे हम तापमान का उदाहरण लेते हैं, अगर किसी स्थान पर तापमान बढ़ता है तो क्या होता है कि ये पादपों के एंजाइम को डीनेचर कर देता है। पादपों के एंजाइम की जो प्रकृति होती है वो बिगड़ जाती है उच्च तापमान पर। और या हम कह सकते हैं कि जब उच्च तापमान होता है तो ट्रांसपीरेशन जो है वो बढ़ जाता है, रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन जो है वो बढ़ जाती है। ये मिल करके अपने किसको प्रभावित करते हैं? पादप वितरण को प्रभावित करते हैं। अर्थात ये परिस्थितियाँ पादपों के अनुकूल नहीं होती तो पादप दूसरे स्थान पर वितरित हो जाते हैं। इसी प्रकार से लो टेम्परेचर, जो निम्न तापक्रम होता है, वो एंजाइम की एक्टिविटी को घटा देते हैं, वो एंजाइम एक्टिविटी को डिक्रीज कर देते हैं, जिससे पादप वितरण जो है वो प्रभावित हो सकता है। और इवन जहाँ पर फ्रीजिंग टेम्परेचर होता है, जहाँ पर जमाने वाला तापमान होता है, जहाँ पर तापमान 0 से नीचे होता है, वहाँ पर तो एंजाइम जो हैं वो कैसे हो जाते हैं? बिल्कुल इनएक्टिव हो जाते हैं, अक्रियाशील हो जाते हैं। तो ऐसे स्थानों पर पादप प्राय अपनी उपस्थिति को नहीं दर्शाते, वो अन्य स्थानों पर वितरित हो जाते हैं। मोस्ट प्लांट लिव इन मॉडरेट टेम्परेचर जोन्स, जो अधिकांश प्राप्त होते हैं वो मध्यम अनुकूल तापीय स्थितियों के अंदर रहना ही पसंद करते हैं। इसी प्रकार से हम जल के बारे में भी देख सकते हैं। वाटर इज नीडेड फॉर एंजाइम एक्टिविटी, ट्रांसपोर्ट, फोटोसिंथेसिस, स्पोर्ट एंड मैनी अदर थिंग्स। जल जो होता है वो जो एंजाइम है
उनकी क्रियाशीलता के लिए आवश्यक होते हैं, भोजन इत्यादि के स्थानांतरण के लिए आवश्यक होते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए जल की आवश्यकता होती है, और पादपों की ग्रोथ को सपोर्ट भी कौन करता है, वो जल करता है। तो इस प्रकार से अगर पादप किसी ऐसे स्थान पर उपस्थित होते हैं जहाँ पर इनकी कमी होती है, जैसे डेजर्ट में जल की कमी होती है या पोलर रीजन्स में जल की कमी होती है, तो हम वहाँ पर कम पादपों को वितरित देखते हैं, वहाँ पर कम पादप जातियाँ वितरित होती हैं, या वो पादप जातियाँ हमें वहाँ देखने को मिलती हैं जो ऐसे क्षेत्रों के अनुकूल होती हैं। लाइट इज इम्पोर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस एंड फ्लावरिंग। डार्क एरियाज हैव स्मॉल नंबर ऑफ प्लांट। जो प्रकाश होता है वो भी पादप वितरण को प्रभावित करता है, क्योंकि जो प्रकाश है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक होता है, और पादपों में पुष्पीकरण के लिए भी प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो जिन क्षेत्रों में अनुकूल प्रकाश होता है वहाँ पर पादप अधिक वितरित होते हैं, और अंधकार में स्थानों पर पादप के वितरण को कम देखा जा सकता है। तो इस प्रकार से प्रकाश जो है ये एबायोटिक कारक भी, ये अजैविक कारक भी पादप वितरण को प्रभावित करता है। सॉयल पीएच इज इम्पोर्टेंट फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। जो मृदा की जो पीएच होती है वो किसके लिए आवश्यक होती है, वो पोषक तत्वों के अवशोषण के लिए, जड़ों के द्वारा पोषक तत्वों के अवशोषण के लिए आवश्यक होती है। इफ सॉयल इज एसिडिक, यदि मृदा कैसी है, अम्लीय है, तो डेजर्टिफिकेशन कैन अकर। अगर किसी स्थान पर मृदा अम्लीय हो जाती है तो वहाँ पर वो पादप उपस्थित नहीं होते, वहाँ पर वेजिटेशन धीरे धीरे समाप्त हो जाती है, क्योंकि अम्लीय मृदा के अंदर पादप पोषक तत्वों को ग्रहण नहीं कर पाते, तो पादप ऐसे स्थानों से अन्य दूसरे स्थानों पर कैसे हो जाते हैं, वितरित हो जाते हैं। द यूज ऑफ लाइमस्टोन कैन न्यूट्रलाइज द सॉयल। अम्लीय मृदा को प्राय न्यूट्रलाइज करने के लिए लाइमस्टोन का उपयोग किया जाता है। वहाँ पर हम जो खारे तत्व होते हैं उनको वहाँ पर डालने से अम्लीयता को नियंत्रित या न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। सलाइनिटी हैज़ एन इफेक्ट ऑन द एब्जॉर्प्शन थ्रू ऑस्मोसिस। जो मृदा के अंदर जो सलाइनिटी है, मृदा के अंदर जो खारापन है, यदि वो अधिक होता है तो पादपों की ऑस्मोसिस की क्रिया प्रभावित होती है। हाई सलाइनिटी कॉजेज प्लांट टू लॉस वाटर थ्रू ऑस्मोसिस। अगर मृदा के अंदर सलाइन तत्वों की मात्रा अधिक है तो पादपों की ऑस्मोसिस की क्रिया जो होती है वो प्रभावित होती है, और पादपों से जल का लॉस होना शुरू हो जाता है, पादपों से वाटर लॉस प्रारंभ हो जाता है, जिससे पादप जो हैं वो मृत हो जाते हैं। तो ऐसे क्षेत्रों के अंदर भी पादप अधिक वितरित दिखाई नहीं देते। लेकिन जो हेलोफाइट्स होते हैं, लवणोद्भिद जो पादप होते हैं, वो इन क्षेत्रों के अंदर हाई सैलिनिटी रीजन के अंदर वितरित हमें दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि वो ऐसी स्थितियों के लिए अनुकूल होते हैं। मिनरल न्यूट्रिएंट्स आर नीडेड फॉर मैनी वाइटल फंक्शंस। जो खनिज तत्व होते हैं, जो खनिज पोषक तत्व होते हैं, वो पादपों की अनेक मेटाबॉलिक क्रियाओं के लिए क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं। जैसे नाइट्रोजन इज नीडेड टू मैन्युफैक्चर द प्रोटीन। जैसे नाइट्रोजन प्रोटीन बनाने के लिए आवश्यक होता है, एंजाइम बनाने के लिए आवश्यक होते हैं, न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए आवश्यक होते हैं, विटामिन बनाने के लिए आवश्यक होते हैं। इसी प्रकार से दूसरे तत्व जैसे फॉस्फोरस है, वो फॉस्फोलिपिड को बनाने में सहायता करता है, या पादपों की दूसरी स्ट्रक्चर्स को बनाने में भी सहायता करता है। तो मिनरल न्यूट्रिएंट्स अगर सफिशिएंट अमाउंट में उपलब्ध है तो पादप ऐसे स्थानों पर स्पष्ट रूप से वितरित दिखाई देते हैं, और अगर मिनरल न्यूट्रिशन जो है, पोषक तत्व जो हैं उपस्थित नहीं होते तो पादप ऐसे स्थानों पर वितरित नहीं होते, ऐसे स्थानों पर कम वेजिटेशन देखने को मिलती है। बायोटिक फैक्टर। अब हम जैविक कारकों की अगर बात करते हैं तो वो किस प्रकार से पादप वितरण को प्रभावित कर सकते हैं। बायोटिक फैक्टर्स के अंदर यूजली हम जो ऑर्गेनिज्म है उनके आपसी अंतर क्रियाओं, उनका आपसी इंटरेक्शन की हम बात करते हैं। तो इनमें कौन कौन से हो सकते हैं, ग्रेजिंग हो सकती है, चराई हो सकती है, डिजीज़ कोई बीमारी हो सकती है, कोई रोग हो सकता है, एंड इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन, और अंतर और अंतर जातीय प्रकार का कंपटीशन जो है वो पादपों में देखने को मिल सकता है, जो पादप वितरण को प्रभावित करता है। और ये जो कंपटीशन है वो किसके लिए हो सकता है, जैसे भोजन के लिए हो सकता है, जल के लिए हो सकता है, रिप्रोडक्शन के लिए हो सकता है। तो ये सब चीज़ें मिलकर के किसी भी जाति के वितरण को प्रभावित कर सकती हैं।
किसी स्थान पर मान लो कैटल्स इत्यादि अधिक हैं तो वहाँ पर चराई भी अधिक होती है। ऐसे स्थानों पर घासीय पादप जो होते हैं वो कम वितरित होते हैं। या फंजाई इत्यादि जो होते हैं वो जो बैक्टीरिया हैं वो पादपों में भिन्न भिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न कर सकते हैं। तो ऐसे रोगग्रस्त पादप धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। तो इन क्षेत्रों के अंदर जहाँ पर रोग करने वाले कवक और जीवाणु अधिक उपलब्ध हों वहाँ पर भी पादप कम वितरित हमें दिखाई देते हैं। अगर पादपों में इंटर और इंट्रा कंपटीशन अधिक होता है तो यहाँ पादप या तो एक दूसरे से दूर दूर उपस्थित होते हैं या बहुत कम वितरित दिखाई देते हैं। ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्सेज पॉपुलेशन में बी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड टू मिनिमाइज कंपटीशन। जो अगर हम किसी स्थान पर हम देखते हैं कि लिमिटेड रिसोर्सेज हमें सीमित मात्रा के अंदर स्रोत जो है भोजन इत्यादि या जल इत्यादि के वहाँ पर अगर उपलब्ध हैं तो जो समष्टियाँ होती हैं वो इस प्रकार से वितरित होती हैं कि उनमें कंपटीशन मिनिमम हो जाए। अर्थात एक ही स्थान पर उपस्थित ना होकर वो एक दूसरे से दूर दूर कैसे होती हैं, वितरित हो जाती हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई बड़ा वन क्षेत्र है, वहाँ पर ऊंचे ऊंचे वृक्ष हैं जहाँ पर छाया अधिक रहती है। तो ऐसे में जो छोटी जातियाँ होती हैं वो ऐसे स्थानों पर वितरित होती हैं जहाँ पर अधिक छाया नहीं होती या जहाँ पर प्रकाश उपलब्ध होता है। तो एक ही स्थान पर वो उपस्थित नहीं होती जहाँ पर प्रकाश उपस्थित हो, वो छोटे छोटे समूहों के रूप में एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा दूर वितरित होती हैं। तो हम ऐसे क्षेत्रों के अंदर, ऐसे वनों के अंदर ट्रीज़ के डिस्ट्रीब्यूशन को हम इस प्रकार से देख सकते हैं जो उचित प्रकाश की उपस्थिति में ही ग्रो करते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि एबायोटिक और बायोटिक कारक जो होते हैं, जैविक और अजैविक कारक जो होते हैं वो पादप वितरण को प्रभावित करते हैं। आज इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।